हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 मेनली ये आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। बट फर्दर जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, ये एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 14 का ही इलस्ट्रेशन है, उसी का ही पार्ट है। आर्टिकल 14 एक जनरल आयाम में बात करता है कि इक्वालिटी क्या होगी, समानता के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में आर्टिकल 14 जो है वो इन जनरल बात करता है। और फर्दर आर्टिकल 15, 16, 17, 18 बात करते हैं स्पेसिफिक इक्वालिटी के रेफरेंस में। फॉर एग्जांपल जैसे 15 बात करता है एजुकेशन की फील्ड में, 16 जॉब के बेस पे, 17 बात करता है एबोलिशन अनटचेबिलिटी नहीं होगी, 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में। तो ये सब जो एक इक्वालिटी है उसके स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैटेगरीज में बात करते हैं। एंड आर्टिकल 14 हमारा जो है वो बात किस में करेगा, वो बात करेगा इन जनरल टर्म्स में। तो आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 14 बात क्या करता है। तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास इस पूरी लाइन में तीन ऐसे टर्म्स हैं जिसके ऊपर की सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप मैनुअल लेके बैठेंगे क्रिमिनल मैनुअल कॉन्स्टिट्यूशन केसेस का, तो आपको पता चलेगा 100, 500, 1000 केस हो चुके हैं इस एक लाइन के ऊपर। रीजन क्या था? एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ को डिफाइन किया गया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस को डिफाइन किया गया। फर्दर आर्टिकल 14 जो है वो किस किस को अवेलेबल है, तो वो अवेलेबल है एनी पर्सन। एनी पर्सन के अंदर साफ साफ इसको देख के हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ किसी सिटीजन को नहीं मिला हुआ है, ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को मिला हुआ है। मतलब कि जो फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं उनको भी ये समानता का अधिकार दिया गया है। तो स्टेट डिनाई नहीं करेगी किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब फर्दर ये जो दो टर्म जिसकी हम लोगों ने बात करी, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको अगर हम लोग ब्रीफली बात करें, सो आर्टिकल 14 के दो मेन पिलर हैं जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा भी, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है और ये डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया गया हुआ कॉन्सेप्ट है। जो एवी डाइसी प्रोफेसर थे उनकी एक बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, उसके अंतर्गत उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की बात करी थी, रूल ऑफ लॉ की। उस रूल ऑफ लॉ में उन्होंने तीन मेन पिलर्स दिए थे जिनमें से एक था इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि कोई सब हर कोई जो है वो लॉ के सामने बराबर होगा। मतलब चाहे वो पीएम हो, चाहे वो एक सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो कोई सरकारी ऑफिसर हो, चाहे वो प्राइवेट कोई टीचर हो, हर कोई जो है वो इक्वल होगा लॉ की नज़र में। लॉ की नज़र में ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश के पीएम ने कुछ किया है तो उनके लिए कुछ कानून अलग होगा, प्रेसिडेंट के लिए कुछ अलग होगा, या किसी जॉब करने वाले आम इंसान के लिए कानून अलग होगा। कानून सबको एक नज़र से ही देखता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फर्दर दूसरे हाथ पे हमारे पास दूसरा है टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि हम लोगों ने यूएसए से अडॉप्ट किया है। यूएसए से अडॉप्ट किया है, यूएसए ने ये टर्म खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 14th अमेंडमेंट जब यूएसए ने किया तब उसको इंक्लूड किया। और इसका मतलब होता है कि इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा सब लोगों को। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि एक 5 साल के बच्चे की जो नीड है वही नीड 20 साल के बच्चे को है। जो प्रोटेक्शन हमको 2 साल के बच्चे को देना है वही प्रोटेक्शन हमको 25 साल के इंसान को देना है। हर किसी के लिए प्रोटेक्शन की फील्ड में देखा जाए तो प्रोटेक्शन अलग अलग है। तो प्रोटेक्शन अगर सबको एक ही समान दे दिया गया तो ये इक्वालिटी की बात नहीं रहेगी, फिर ये खुद में ही आर्बिट्रेरी हो जाएगा। इसीलिए इक्वालिटी तो रखनी है, लेकिन इक्वालिटी देने के लिए हम लोग रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और इस
क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हमको छूट दी गई है, जो परमिशन ग्रांट होती है, वो हमको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से ही मिलती है, जो कि एक यूएसए का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट जो है, जैसा कि पिछला इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोगों ने देखा था, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये किसी और को कुछ करने से रोक रहा है। वहीं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमको बात कर रहा है कि सबको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, तो ये कुछ देने की बात कर रहा है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अगर हम लोग देखें इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में संबंध ये है कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में 1952 का ये केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था साफ साफ कि इक्वालिटी जो है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के साथ ही साथ, ये दोनों ही एक बहुत ही मेन पिलर हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ लॉ एक दूसरे के कोरोलरी हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक अगर एक नहीं होगा तो दूसरा अपने आप वहां पे पाया नहीं जाएगा, दोनों ही जब एक साथ होंगे तभी आर्टिकल 14 रन कर सकता है। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बोथ कॉन्सेप्ट्स आर कोलोररी टू ईच अदर। फर्दर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एविडाइसिस का कॉन्सेप्ट था ये, और ये तीन, मैंने बताया था आप लोगों को कि ये तीन पिलर की बात करता था। पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसको अभी हम लोग डिस्कस करके आए, और तीसरा प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, अब इंडिया में तो सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं हो सकता कोर्ट कोई भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके किसी लॉ को ऐसा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ में जो कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंडियन इक्वालिटी के लिए कंसीडर किया है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण के केस में 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा भी है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि किस केस में हम लोगों को इवॉल्व हुआ था, केशवानंद भारती के केस में हम लोगों को इवॉल्व हुआ था। फर्दर हम एक लेक्चर पूरा पूरा इसके ऊपर भी रखेंगे कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती का केस है, ये किस तरीके से इसका हिस्ट्री रहा है और ये किस तरीके से डॉक्ट्रिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इवॉल्व हुई, और इस तरीके से इवॉल्व हुई कि जब से ये इवॉल्व हुई है तब से लेके आज तक, 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, तब से लेके अब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन पे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल केसेस वर्क कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत हमको रीजनेबल क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 करने को बोलता है। इक्वल प्रोटेक्शन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के अंतर्गत जो हमको डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टर्म दिखता है कि समानता का अधिकार तो सबके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी समानता एक जैसी होगी। हर वर्ग के लिए समानता का मतलब अलग होगा। अब कोई ऐसा इंसान है जो हैंडीकैप्ड है और कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी तरीके से फिट है। अगर इन दोनों को रेस में दौड़ाया जाए और दोनों की रेस के रूल्स एक हों तो ये इक्वालिटी नहीं है, ये दोनों के साथ ही अनजस्ट होगा। जो जिसके जो हैंडीकैप्ड पर्सन है वो कुछ भी कर लीजिए, आप जीत नहीं सकता। अगर जीत गया तो कोई अलग ही बात है, बट नॉर्मल टर्म्स में वो जीत नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ये दो टेस्ट पे बात करती है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सेस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब ऐसा नहीं है, दो जैसे मैंने बात किया एक पर्सन हैंडीकैप्ड है और एक पर्सन जो है वो पूरी तरीके से फिट है, तो इन लोगों के बीच में डिफरेंस किया जा सकता है, एकदम सामने सामने हम लोगों को दिख रहा है। जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब्स हैं। अब जो पर्सन 5 लाख तक कमाता है वो टैक्स फ्री होगी उसकी इनकम, उसके ऊपर जो कमा रहा है उसके कुछ टैक्स होगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस किया जा रहा है, ये डिफरेंस हमको बिल्कुल सामने सामने लॉजिकल है, दिख रहा है कि डिफरेंस करना ज़रूरी है। तो इस टाइप का जो डिफरेंशिया है उसको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया कहा जाता है। रेशनल नेक्सस जैसे रिजर्वेशन दिया जाता है सोशल जस्टिस के लिए, जो ये टर्म्स हैं, ये दोनों किस डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुए थे, ये दोनों टर्म्स इवॉल्व होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन में।
फर्दर चिरंजीत लाल का जो केस था 1950 का, उसने अपहेल्ड किया शोलापुर मिल को लेके, इकोनॉमिक स्पेसिफिकली उसको लेके डिफरेंशियल एक लॉ बनाया गया था जो केवल उसी पे अप्लाई कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पेसिफिकली अगर उसके लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है तो वो रीजनेबल, जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है वो रीजनेबल है, गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन को यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। फर्दर इस केस में हम लोग बात करें तो आर के गर्ग का केस है। इसको हम लोग स्पेशल बेरर बॉन्ड केस भी कहते हैं। ये ब्लैक मनी से रिलेटेड केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन को अपहेल्ड किया। फर्दर ईपी रोयप्पा के केस में आर्बिट्रेरीनेस को हम लोगों ने ऐड किया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन थी उसको हम लोगों ने नया आयाम किस केस में दिया, अगर देखा जाए तो ईपी रोयप्पा के केस में, जो कि 1974 में हुआ था। इसमें कहा गया केवल रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है ऐसा जो कि आर्बिट्रेरी है, और अगर हम उसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन से देखेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। तो केवल रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि कहीं वो जो लॉ बन रहा है, वो जो एक्ट बन रहा है, वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है। तो और जैसा कि हम लोग जानते हैं इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस दोनों एक साथ नहीं हो सकती, एक म्यान में ये दोनों तलवारें साथ साथ नहीं हो सकती। अब इसीलिए जहाँ पे इक्वालिटी होगी वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगा, जहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस होगी वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ईपी रोयप्पा में डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन को फर्दर और इवॉल्व किया गया इक्वालिटी के लिए। एक केस आया मेनका गांधी का। मेनका गांधी का केस ऐसा था जिसने कि आर्टिकल 14 की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कुछ चेंज कर दिया। इसने आर्टिकल 14, 19 और 21 को बताया इंटरलिंक्ड है। ये गोल्डन ट्रायंगल बन गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का, जिसको कि आज भी हम लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मानते हैं। इसके अकॉर्डिंग केवल रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर जो फॉलो किया जा रहा है वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी आर्बिट्रेरीनेस की बात यहाँ भी करी जा रही है कि जो प्रोसीजर बन रहा है, जो लॉ बन रहा है, वो आर्बिट्रेरी ना हो, वो फेयर हो, जस्ट हो, रीजनेबल हो। मेनका गांधी जी का केस काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए। इसके बाद जिस डॉक्ट्रिन की अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ये जो डॉक्ट्रिन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। ये मॉडर्न डायमेंशन देता है आर्टिकल 14 को। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आगे फर्दर इवॉल्व हुई डॉक्ट्रिन है ये बियॉन्ड द ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। इट asserts the arbitrariness in state action when whether legislative executive is unethical to equality. इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर इनकम्पेटेबल कॉन्सेप्ट। एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोगों ने बात किया, ये इनकम्पेटेबल है, एक दूसरे के साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। जहाँ इक्वालिटी होगी वहाँ आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, जहाँ आर्बिट्रेरीनेस होगा वहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी। ईपी रोयप्पा के केस में ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, जो कि 1974 का केस है। इसके अंतर्गत अगर इसके फैक्ट्स हम लोग देखें तो रोयप्पा चैलेंज हिज ट्रांसफर फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू द लेसर पोस्ट एज आर्बिट्रेरी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि द कोर्ट शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू आर्बिट्रेरीनेस। जो इसमें स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो कहा था कि इक्वालिटी इज antithetic to arbitrariness, equality and arbitrariness are sworn enemies। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक बात किया कि इक्वालिटी और आर्बिट्रेरीनेस जो है वो ऐसी तलवारें हैं जो एक म्यान में साथ साथ नहीं रह सकती। ये एक sworn enemies हैं। एनी आर्बिट्रेरी एक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन जो होगा वो डिनाइल करेगा किसकी, इक्वालिटी की। फर्दर मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो इम्पाउंड कर लिया गया था विदाउट गिविंग रीजन ऑफ फॉर हियरिंग मेनका गांधी।
इस टाइम पे देश से कहीं बाहर जा रही थी ट्रेवल करने, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनका जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया था, जिसकी वजह से वो जहाँ जा रही थी वो जा नहीं पाई थी। इस बेसिस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में ये गाइडलाइंस दी थी। आर्बिट्रेरीनेस वायलेट्स नॉट ओनली आर्टिकल 14 बट ऑल्सो 19 एंड 21। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देते हुए कहा कि आर्बिट्रेरीनेस केवल आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करेगी, ये 19, 20 एंड वो आर्टिकल 19 और 21 को भी जो है वायलेट करती है। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए देखते हैं कि इसमें जो फैक्ट्स थे वो ये थे। इनके जो एडमिशन थे वो डिनाई कर दिया गया था इंजीनियरिंग कॉलेज के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी ग्राउंड। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट रिट्रेटेड दैट द आर्बिट्रेरीनेस इन एनी फॉर्म, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो, लेजिस्लेटिव में हो या एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, वो किसी भी गवर्नमेंट के सेक्टर में हो, वो वायलेशन होगा आर्टिकल 14 का। इक्वालिटी मींस फेयरनेस इन एक्शन, जो भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी फेयरनेस ये सब होना चाहिए इक्वालिटी होने के लिए। इवन नॉन स्टेट बॉडीज डिस्चार्जिंग पब्लिक फंक्शन कैन बी टेस्टेड अंडर आर्टिकल 14। देखिए अब इस पॉइंट से जो आर्टिकल 14 का आयाम है वो कितना बढ़ गया है। नॉन स्टेट बॉडीज, जितनी भी नॉन स्टेट बॉडीज हैं बट वो पब्लिक फंक्शंस की तरह वर्क कर रही हैं, वो सब के सब आर्टिकल 14 के अंतर्गत अब आती हैं। स्कोप जो है वो इस डॉक्ट्रिन की, ये हम लोगों ने जैसे अभी पिछले ही केस में बात किया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल एक्शन जितने हैं उन सब पे अप्लाई होती है। तो आर्टिकल 14 के अंदर अगर हम लोग देखें स्कोप उसका कितना है कि वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और क्वासी जुडिशियल एक्शंस के अगेंस्ट अप्लाई होता है, हैज सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल डायमेंशंस। इसके अंतर्गत सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल डायमेंशंस भी हैं। ये रूल ऑफ लॉ को और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में एक नया आयाम प्रोवाइड करता है। इसी में हम लोग अगर देखें कि जो वैलिड क्लासिफिकेशन है, जिस क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, वो क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया जा सकता है। तो जो ग्राउंड्स परमिसिबल हैं वो ज्योग्राफी के बेसिस पे, कि अगर कोई स्टेट कोई लॉ बनाना चाहता है किसी अपने ज्योग्राफी के बेसिस पे, तो वो क्लासिफिकेशन वो किया जा सकता है। किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर कोई स्पेसिफिक लोकल बंदा ही चाहिए, वहाँ की लैंग्वेज बोलने वाला ही चाहिए, वो डेटा कलेक्ट करना है या कुछ ऐसा काम करना है जिसमें नॉर्थ ईस्ट में जाके कोई ऐसा बंदा जो नॉर्थ का हो वो सही से काम नहीं कर पाएगा, कम्युनिटी के साथ मिलके काम करना है, तो उन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाएगा। आप किसी डॉक्टर को इंजीनियर का काम दे दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन इन चीज़ों के ऊपर जो रीजनेबिलिटी है कि कहाँ कहाँ क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, वो सब दिया जा सकता है। इकोनॉमिक स्टेटस में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि जो बंदा 5 लाख भी नहीं कमा रहा, 1 लाख भी नहीं कमा रहा है, उससे कहो कि तुम साल का 28% टैक्स दोगे या 50% टैक्स ही दोगे। तो और जो बंदा ज़्यादा टैक्स कमा रहा है उससे कहोगे कि आज से आप 5% टैक्स देंगे। तो ये जो डिफरेंस है, दोनों को एक ही टैक्स स्लैब में रखना, दोनों को एक ही टैक्स देना, या दोनों को अलग अलग करके बाइफरकेट करके क्लासिफिकेशन करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बाइफरकेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तभी जाके हमारा जो इक्वालिटी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो हो पाएगी। अगर दोनों के लिए टैक्स स्लैब सेम होंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि दोनों के लिए जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो सेम हो। अब एज के बेसिस पे कोई बच्चा माइनर है, कोई एडल्ट है, किसी कोई टेंडर एज पे है, तो उनके लिए हमको क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। जेंडर के बेसिस के अंतर्गत हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन किया जाता है। मेंस के लिए अलग, वुमेंस के लिए अलग। वुमेंस एक जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ऐसी क्लास है जिसको कि हम लोग अपलिफ्ट करना चाहते हैं सोशल वेलफेयर के लिए, तो उनके लिए हमको अलग से कुछ रूल्स लॉज देने पड़ेंगे जिससे कि वो अपलिफ्ट हो पाए सोसाइटी में। तो ये था हमारा आर्टिकल 14 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि इस राइट टू इक्वालिटी में दो डायमेंशन होंगे, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोगों ने देखा कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है
और जो हम लोगों ने यूके से अडॉप्ट किया है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। ये यूएसए में भी 14th अमेंडमेंट से आया था। हम लोगों ने दो डॉक्ट्रिन डिस्कस करी। एक डॉक्ट्रिन थी डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो कि फर्दर इवॉल्व होकर उसी में आर्बिट्रेरीनेस का कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें उस डॉक्ट्रिन को हम लोगों ने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। इस तरीके से राइट टू इक्वालिटी को हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करते हैं और होप करते हैं कि इक्वालिटी जो है डे टू डे इवॉल्व होता हुआ कॉन्सेप्ट है। फर्दर इस सीरीज में हम लोग अब आगे आर्टिकल 15, 16, 17, 18 को भी पढ़ेंगे डे बाय डे करके। अब से आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। अब चैनल में कोई भी इशू नहीं है। पहले कुछ नाम को रिलेटेड इश्यूज हो गए थे जो कि अब सब सॉल्व है। सो थैंक यू फॉर द क्लास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।